किसानों का आंदोलन हम सब ने देखा था मुजफ्फरनगर में, किस तरह से सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने की इन लोगों की कोशिश। क्या उसी वजह से अब आप लोगों को लखनऊ में किसान कल्याण सम्मेलन करना पड़ रहा है ताकि किसानों को समझाया जा सके, मनाया जा सके? आरपी सिंह जी, चित्रा जी, हमारी पार्टी में लगातार निरंतर अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं, जो अलग अलग व्यवसाय के लोग हैं, उनसे लगातार संवाद बनाती है पार्टी। वो किसान हो, वो युवा हो, वो जो दुकानदार हो, वो व्यापारी हो, सबके साथ अलग अलग समय पे पार्टी के सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन, किसान सम्मेलन, इस प्रकार के कार्यक्रम, और ये सिर्फ यूपी में नहीं, देश भर में, उत्तरांचल में, पंजाब में, हर जगह होंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि कोई यूपी तक के लिए कन्फाइंड है। चुनाव हो या ना हो, निरंतर इस प्रकार की गतिविधि चलती है। और ये कोई मुजफ्फरनगर की रैली के बाद नहीं है, उसमें उससे मत जोड़िए। और वहाँ की रैली सबको पता है कि राजनीतिक रैली थी, और अब तो खुलकर आ गया मामला। मुझे तो लगता था कि प्रधानमंत्री जी मंच से कहेंगे, क्यों भाई किसान बंधु, आपकी इनकम दुगनी हुई कि नहीं हुई? तो उधर से आवाज आती है, हाँ मेरी दुगनी इनकम हो गई। उस पर तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इसके मतलब आप किसान की इनकम दुगनी नहीं करना चाहते। आप भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है, किसान को आपको सब्सिडी पे जिताना है। मैंने किसी तरह से जिंदा रहो, इनकम दुगनी हम आपकी नहीं होने देंगे। यही तो हुआ ना इसका मतलब? भाई यही तो वादे किए थे। क्या आप भी हिंदू मुसलमान की अब राजनीति में क्या कूद पड़े हैं? क्योंकि जाट और मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ा रोल अब तक निभाता रहा है, खासतौर से पश्चिमी यूपी की सियासत में। देखिए, बेसिक राजनीति में कोई दुखद घटना समाज में घटती है, ऐसा दो भाई लड़ते रहते हैं, कोई झगड़ा हुआ, उसका लाभ उठाया कि ये जो आरपी सिंह जी की पार्टी जो सत्ता में आई 2014 में, कहीं ना कहीं उस एकता का को तोड़ के, आग दे के, हवा दे के उसमें, और इन लोगों ने देश की सत्ता हासिल की, पॉलिटिकल लाभ उठाने का प्रयास किया। अब कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है, अगर ये दोबारा से वो जो 2013 में जो भाईचारा टूटा था, दोबारा से ये इकट्ठा समाज हो गया, तो तुमको कहीं ना अगले आने वाले समय में राजनीतिक तौर पे नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी वजह से ये लोग चीख रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को समझा देना चाहता हूँ, बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन लो चाचा और भतीजा। सर, क्या सीधे सीधे ये एक पाकिस्तानी साजिश थी और उत्तर प्रदेश को कितना बड़ा इन लोगों से खतरा था? जो इलाहाबाद से अरेस्ट हुई है जीशान की, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और उसी की निशानदेही पर वो आईडी रिकवर हुई है, जिससे 100-200 कैजुअलिटीज हो सकती थी। और उसके बाद लगातार अरेस्ट हो रही हैं, लगातार इस पूरे मॉड्यूल के ऊपर निगाह रखी जा रही है। ये ISI स्पॉन्सर्ड था, और इसमें डी कंपनी का भी इसमें हाथ है। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, और ये जो इसको बस्ट किया गया है, इसके लिए बधाई देना चाहूंगा IB को, दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच को, और यूपी की ATS को। देखिए सही साहब, 2-3 चीजें आप इसमें समझ लीजिए। पिछले 6-7 साल से कोई बड़ी घटना इस देश में अंजाम नहीं दी गई। उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काफी मेहनत की, और बहुत सारे अटेम्प्ट्स जो थे उनको न्यूट्रलाइज किया। अब ये एक नया जो टेरर का दौर शुरू करने का हमारे दुश्मन देश का इरादा है, उनकी एजेंसी का, और वो भी एक ऐसे नेटवर्क को यूज करके जो ऑलरेडी मर चुका है। अब उनका जो नेटवर्क जिंदा रह गया, वो सिर्फ दाऊद ग्रुप की या दाऊद गैंग के जो फाइनेंशियल साझेदार हैं, उनको दोबारा रीग्रुप करके इस तरह की घटना करवाने का जो ये मंसूबा है, ये दोबारा एक नई जंग की शुरुआत कर देगा। देखिए, कोई राजनीति नहीं हो रही है, इस बात को तो बिल्कुल तस्लीम कर ही लेना चाहिए महाराष्ट्र की सरकार को कि उनसे कहीं न कहीं कमियां रह गई हैं। इसमें अगर किसी ने कहा तो उसको पलटवार, उसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए, अपने गरिमा में झांक के, कि भाई उन्होंने किया क्या। ये तो उनको करना चाहिए था। ATS का काम है, उसका एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, उसका काम है कि ऐसी चीजें जो है पता चलाती रहे, और कुछ भी ऐसी जरा सा भी भनक लगे तो उस पर एक्शन ले। तो ये भनक क्यों नहीं लगी? इनका काम है। हमने देखा हमारे फडणवीस जी की सरकार जब थी, तो वहां ATS जो है वहां पर काफी एक्टिव रहती थी। एक भी ऐसी चीजें नहीं मिली कि कभी वहां से उनसे भूल चूक हुई हो, इसलिए कि उसको बहुत सिंसियरिटी के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन वो
सिंसेरिटी कहीं न कहीं मिसिंग है। जिस दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी बैठते हैं, उस दिल्ली से अगर आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो क्या हमें यह कहना चाहिए कि वहां की दिल्ली पुलिस और वहां की खुफिया एजेंसी का फेलियर है? आप किसका मनोबल गिराना चाहते हैं? आप राजनीति करिए, चुनाव आएगा तब आप राजनीति करना, हम आपका जवाब देंगे। लेकिन आज मामला हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, हमारे माताओं भाइयों और बहनों की जान का सवाल है। आज आप राजनीति मत करिए। आपको तो यह कहना चाहिए था कि हमारी खुफिया जांच एजेंसियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से आतंकवादियों को पकड़ा है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका से दोहा समझौते में तालिबान का चेहरा बने बरादर के बारे में माना जा रहा था कि वो ही प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब वो सीन से ही गायब हो गया। दरअसल तालिबान और हक्कानी के बीच अब सत्ता का संघर्ष तेज हो चुका है। मुल्ला बरादर जिंदा है या मुर्दा, यह अभी भी रहस्य है, लेकिन उसकी गुमशुदगी से यह बात अब क्लियर हो चुकी है। तालिबान सरकार में फूट पड़ चुकी है। फूट इस बात पर पड़ी है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत का ज्यादा क्रेडिट किसे मिलना चाहिए। बरादर को लगता है कि यह जीत तालिबान की जीत है, जबकि हक्कानी नेटवर्क कहता है कि उसके हमलों से डरकर अमेरिका भागा। मुल्ला बरादर को लगता है कि उसकी कूटनीति के दम पर तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता मिली, लेकिन हक्कानी नेटवर्क दावा करता है कि अफगानिस्तान में जीत युद्ध के दम पर मिली। लेकिन इस सब के बीच एक पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो है पाकिस्तान, जिसने सरकार बनाने में तालिबान की भरपूर मदद की। खुद पाकिस्तान इस बात को नहीं नकार सकता। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में तो पहले ही प्रदर्शन हो रहे थे। अब अमेरिका ने भी तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ गठजोड़ पर पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब किया है और फटकार भी लगाई। It is one that is involved hedging its bets constantly about the future of Afghanistan. It's one that's involved harboring members of the Taliban, including the Haqqanis. It's one that's also involved at different points cooperation with us on counterterrorism, and so there are a number of things that have come into play. It has a multiplicity of interests, some that are in conflict, clear conflict with ours. When it comes to Afghanistan, it's focused, of course, as well on India